गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, न्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, समाचार हैं जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम लोग वाले फैक्ट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर। और क्लास की ओर बढ़ने से सर्वप्रथम जो हम लोग क्या देखेंगे, आज के महत्वपूर्ण दिवस, यानी आज का जो दिवस है 18 सितंबर, इसे किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है वर्ल्ड बम्बू डे, यानी विश्व बांस दिवस। कब मनाया जाता है? 18 सितंबर। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं। जो बांस है वो किस प्रकार का है? ये घास के पौधे को क्या बोला जाता है कि तेजी से बढ़ने वाले, इसे किस कैटेगरी में लाया गया है? घास की कैटेगरी में इसको माना जाता है। बांस को घास की कैटेगरी में मानता है। या एग्जाम में आपके क्वेश्चन भी पूछता है तो तेजी से बढ़ने वाले जो घास के पौधे होते हैं उस बांस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को यह सेलिब्रेट किया जाता है। 2009 में बैंकॉक, कहाँ? थाईलैंड में। थाईलैंड बैंकॉक क्या हुआ था? वहां पर 8वीं विश्व बांस कांग्रेस का आयोजन किया गया था और उसी आयोजन के तहत क्या हुआ था? विश्व बांस संगठन द्वारा इस दिवस की जो है स्थापना की गई थी। विश्व बांस संगठन के द्वारा इस दिवस की स्थापना की गई थी, यानी 18 सितंबर को यह मनाया जाता है। बांस किस प्रकार का, एक बोला किस प्रकार के परिवार का एक घास इसको माना जाता है? तो ये पोएसी परिवार की एक लंबी पेड़ जैसी क्या होती है? घास होती है। क्योंकि पूछ सकता है ना कि किस स्कूल का है या किस परिवार का बांस से संबंधित है, तो पोएसी परिवार को ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन हालांकि साइंस सेक्शन में ही पूछ लेता है। और प्रतिदिन अगर बात की जाए तो ये करीब करीब 30 सेंटीमीटर तक यह बढ़ती है और इसका विभिन्न प्रकार से यूज भी है। जैसे आप देखेंगे तो इसका उपयोग हस्तशिल्प में किया जाता है, कागज के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। आजकल बाजारों में विभिन्न प्रकार के बांस के बने हुए जो है सामग्री उपलब्ध होते हैं और काफ़ी कॉस्टली भी बिकते हैं और आपके घरों में सजावट के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। बांस का पर्यावरण लाभ भी है क्योंकि इसके क्या होते हैं, गंभीर रूप से खराब हुए स्थलों और बंजर भूमि को क्या करता है? पुनः प्राप्त करने के लिए यह लगाया जा सकता है। तो पर्यावरण के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया। मिट्टी और जल संरक्षण में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एक अच्छा मृदा का प्रबंधक बोला जा सकता है या इसे बंधक बोला जा सकता है। यह ग्लोबल अगर वार्मिंग की बात करते हैं तो क्या करता है? उसे भी कम करता है, साथ में ही जो सूर्य की बढ़ती हुई ताप है उसको भी कम करता है और बारिश करवाने में भी यह मदद करता है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हो गया रिगार्डिंग आपके बांस को लेकर के, बम्बू को लेकर के। नाउ कम टू द, मैंने इसलिए इसको बताया है क्योंकि इससे होता क्या है कि कुछ क्वेश्चन जो आपके साइंस वाले सेक्शन में पूछ सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। राजभाषा नीति के बेहतर कार्यान्वयन के लिए CAG यानी कंप्यूटर ऑडिटर जनरल को क्या बोला गया है? राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया है। किसे दिया गया है? CAG को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? कि उद्देश्य है कि हिंदी के माध्यम से जो आपकी आधिकारिक कामकाज होते हैं उसमें क्या करना है? हिंदी को उसको बढ़ावा देना है, यानी उसमें जागरूकता पैदा करना ताकि हिंदी के उपयोग को और बढ़ाया जा सके। संविधान के आर्टिकल किसमें? 343। मैं प्रीवियस क्लास में बताई हूँ, आज फिर बता रही हूँ, ये आपका क्वेश्चन पॉलिटी सेक्शन में आ सकता है। तो संविधान के आर्टिकल 343 के तहत क्या की गई है? संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी और लिपि कौन सी है? देवनागरी का प्रयोग किया गया। किसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी। एंड भाषा कौन सी है? हिंदी। आर्टिकल 343 के तहत अगर बात की जाए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो कब होगा वह? 14 सितंबर। अभी रिसेंटली मनाया गया है 14 सितंबर को। नाउ अगर हाँ, एक चीज जो है ध्यान रखिएगा कि कैग, वर्तमान में कैग जो है किस आर्टिकल के तहत आता है? तो आर्टिकल आपका क्या होता है? कंप्यूटर ऑडिटर जनरल आर्टिकल किस में आता है? 148 आर्टिकल के तहत आता है। और कौन है अभी? गिरीश चंद्र मुर्मू जो है आपके कैग। कौन है कैग? कौन है अभी? गिरीश चंद्र मुर्मू इसके अध्यक्ष है। नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है 17 सितंबर को द्वारका यानी दिल्ली, ठीक है, द्वारका में PM मोदी यशो भूमि का क्या करेंगे? लोकार्पण करेंगे द्वारका में। एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे, ये समझिएगा कि जैसे आप बोल सकते हैं, एक वर्ड आपका यहाँ पर आएगा, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन। ओके, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो, इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो एक्सपो सेंटर। ओके, इसकी जो फर्स्ट स्टेज है उसको क्या बोला गया है? यशो भूमि बोला गया है। केवल थोड़ा सा समझ लीजिएगा, यानी IICC इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, इसे बोला गया है यशो भूमि।
ठीक है। अब यशोभूमि का क्या है, तो यशोभूमि जो है दुनिया की सबसे बड़ी क्या है, MICE यानी इसमें बोला गया है बैठकें हैं, प्रोत्साहन है, सम्मेलन और प्रदर्शनियां जो हैं, इन सुविधाओं से ये क्या है, सुविधाओं में से एक होगी। इन सुविधाओं, ये सभी सारी सुविधाएं जो हैं इसमें हैं, किसमें, यशोभूमि, दुनिया की सबसे बड़ी MIC। अगर बात की जाए MIC की, तो यह MIC है क्या, तो बैठकें यानी मीटिंग से इसका संबंध किससे हो गया, आप लिख सकते हैं मीटिंग्स। MIC का फुल फॉर्म मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस, एंड इसका बोल सकते हैं एंड कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस, ओके, एग्जीबिशंस, ये हो गया आपका, क्योंकि सेम यही वर्ड आपके यहाँ पे हिंदी में लिखे हुए हैं, हिंदी में सेम ये लिखा है, बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां। तो यशोभूमि से ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये दुनिया का सबसे बड़ा एक कन्वेंशन सेंटर भी आप इसे मान सकते हैं, कन्वेंशन सेंटर जो कहाँ है, द्वारका, न्यू दिल्ली। अब इसकी जो बजट है कितने की है, इसकी लागत है 400 करोड़ रुपए की, यह लागत से क्या किया गया है, इसको विकसित किया गया है। और यह क्या है, एक भव्य सम्मेलन केंद्र है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं क्या यहाँ बैठ के होती है, सम्मेलन होता है, तो क्या यह एक भव्य सम्मेलन केंद्र हो गया। कई प्रदर्शनियां यहाँ आयोजित की जाएंगी और अन्य सुविधाओं से भी यह सुसज्जित है। तो कहाँ पर है यह, द्वारका, दिल्ली के द्वारका में। नाउ कम टू द नेक्स्ट। 1 अक्टूबर से आधार और प्रवेश के लिए जन्म पत्र एकल दस्तावेज कर दिया गया। यानी 1 अक्टूबर से क्या होगा, आपके जो विभिन्न प्रकार की जो आप सेवाएं लेते थे उसके लिए आपको विभिन्न डॉक्यूमेंट्स, यानी जैसे आधार देना है और कुछ भी, जैसे सपोज आपको कहीं पे एंट्री लेनी है तो उसके लिए लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने पड़ते हैं। तो अब क्या कर दिया गया है कि 1 अक्टूबर से आधार और प्रवेश के लिए केवल जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट को अगर आप देते हैं तो आपको और कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने की आवश्यकता नहीं होगी। और इसे किस एक्ट के तहत किया गया है, तो संसद के दोनों सदन के संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा, राज्यसभा ने क्या किया है, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम या विधेयक आप बोल सकते हैं 2023 पारित कर दिया। किसमें संशोधन किया गया है, ईयर याद रखिएगा 2023, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 को संशोधन करके यह विधेयक जो है पारित किया गया, जिसके तहत क्या बोला गया कि अब जो भी सेवाएं, जो विभिन्न सेवाओं के लिए आप केवल एक बर्थ सर्टिफिकेट शो कर दीजिए, डॉक्यूमेंट्स में दिखा दीजिए, आपको और कहीं कुछ दिखाने की आवश्यकता नहीं है। और विभिन्न सेवाओं में कैसे हो जाएंगे, जैसे किसी शैक्षणिक संस्थान में आपको प्रवेश की आवश्यकता है, या आपको ड्राइविंग लाइसेंस जारी करवाना हो, या मतदाता सूची तैयार करना हो, या आधार नंबर, या विवाह का पंजीकरण, सरकारी नौकरी में अगर आप नियुक्ति चाहते हो, या निर्धारित अन्य उद्देश्य इसमें शामिल है। इन सभी के लिए अब आपको आधार कार्ड हर जगह लेके जाने की आवश्यकता नहीं होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। तमिलनाडु सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए क्या किया गया है, 1000 रुपए की मासिक सहायता योजना जो है दी गई। तो तमिलनाडु के कहां पर, कांचीपुरम में किया गया है, तमिलनाडु के कांचीपुरम में। और तमिलनाडु के सीएम कौन है, MK स्टालिन। इन्होंने कितना दिया है, 1000 रुपए की एक मासिक सहायता जो तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है। और यह किसके प्रश्न लॉन्च किया गया है, तो यह योजना जो है पूर्व मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी DMK, शॉर्ट फॉर्म DMK ध्यान रखेंगे काफी है। DMK संस्थापक कौन है, CN अन्नादुराई, इन्हीं की जयंती के अवसर पर इसको शुरू किया गया है। यानी 1000 रुपीज का आपको जो है सहायता दी जाएगी। और कितनी करोड़, करीब 1.06 करोड़ महिला परिवारों को क्या किया जाएगा, हर महीने कितने 1000 रुपए का अधिकार अनुदान के रूप में दिया जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत। सबसे तो ये ध्यान रखना है, ने क्या किया है, गृह आधार योजना। अब चूंकि गृह का संबंध गृह है, तो गृह जो होता है इसमें सबसे मेन भूमिका में कौन होती है, महिला होती है। तो इसका संबंध भी किससे हो गया, महिला से हो गया। ये ध्यान रखिएगा, नहीं कुछ ध्यान रहे तो गृह में सबसे मुख्य भूमिका में कौन होती है, महिला होती है। तो गृह आधार योजना शुरू किया गया किसके द्वारा, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी के द्वारा। अब बात आती है कि हम थोड़ा समझ लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं क्या है गोवा में। क्या गोवा के जो सीएम उन्होंने क्या किया है कि जो गृहिणियों को सशक्त बनाने के लिए, जो हाउस वाइफ होती हैं उनको सशक्त बनाने के लिए कौन सी आधार योजना है, गृह आधार योजना की शुरुआत की गई। और किसके द्वारा किया गया है, महिला एवं बाल विकास निदेशालय के द्वारा इस पहल को आयोजित किया गया है। इससे क्या होगा कि महिलाओं के जीवन की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार आएगी, उनको और स्वतंत्रता को उनको बढ़ावा मिलेगी, वो और सशक्त
बनेंगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। किसको? राहुल नवीन को ईडी का नियुक्त किया गया है। और उन्होंने किसका स्थान लिया है? संजय कुमार मिश्रा का। ये जोर ध्यान रखिएगा, संजय कुमार मिश्रा की जगह इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। थोड़ा सा देख लेते हैं प्रवर्तन निदेशालय होता क्या है। तो यह मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करता है। इसके अलावा यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, ध्यान रखिएगा 2019 यानी फेमा भगोड़े आर्थिक अपराध अधिनियम 2018, ये जितने एक्ट है ना, इस सभी एक्ट के इसभी को ध्यान रखिएगा 2019, 2018 और धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कुछ प्रावधानों को लागू करने के लिए क्या है? जिम्मेदार है। तो इसका कौन है अभी? किसको बनाया गया है? तो यह बनाया गया है आपके राहुल नवीन को ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या है। फिच के द्वारा भारत का जो फिच रेटिंग जारी करता है, तो फिच की रेटिंग क्या है कि फाइनेंशियल 2024 का एक विकास का डेवलपमेंट का अनुमान लगाया गया 6.3% पर यह बरकरार रहेगा। कितना है? 6.3%। नेक्स्ट है 18 भारतीय भाषाओं के पत्रकारों और साहित्यकारों को भारतीय भाषा सम्मान किससे 2023 से सम्मानित किया गया है। तो कितने भारतीय भाषाओं को? 18 भारतीय भाषाओं को किससे? पत्रकारों और साहित्यकारों भारतीय भाषा सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि हिंदी दिवस के मौके पर कब किया गया था। हिंदी दिवस यानी 14 सितंबर के मौके पर भारतीय भाषा सम्मान दिवस जो है यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इसमें 5 जन्य के संपादक हितेश शंकर, क्योंकि 18 भाषाओं के लिए दिया गया है तो 18 भाषाओं को ध्यान नहीं रखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जैसे हो गए आपके 5 जन्य के संपादक हितेश शंकर, तेलुगु भाषा के लिए वरिष्ठ पत्रकार विक्रम राव, मराठी के लिए श्री राम जोशी, गुजराती के लिए पद्मश्री डॉक्टर विष्णु पांडे को पुरस्कार मिला है। इसके अलावा थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट और जो बीपीएससी के लिए होगा उसको थोड़ा समझ लें। पहला भाषा पुरस्कार जो है 1996 में दिया गया था। और किसे दिया गया था? श्री धरीक्षण मिश्रा, जो कि भोजपुरी के लिए दिया गया था। यह बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट में न्यूज रहा है। तो किसको दिया गया था? श्री धरीक्षण मिश्रा। उसके बाद हम नाम देखते हैं कौन है? श्री वंशी राम शर्मा और श्री M.R. ठाकुर, ये क्या थे? हिमाचली शामिल थे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा जो जिनको भोजपुरी के लिए दिया गया है, जिन्होंने अपनी भाषा में योगदान के लिए इनको सम्मानित किया गया है। अब साहित्य अकादमी जो है अपने द्वारा मान्यता प्राप्त कितनी 24 भाषाओं में किसके लिए? उत्कृष्ट पुस्तकों और बोल सकते हैं कि अनुवाद के लिए यह वार्षिक जो है पुरस्कार जो है प्रदान करती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। मास्टर कार्ड इंडिया ने रजनीश कुमार को चेयरमैन नियुक्त किया है। रजनीश कुमार ये एसबीआई के बोल सकते हैं कि पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं, एसबीआई के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। और इनका कार्यकाल जो है 3 साल का था, जो कि अक्टूबर 2020 में समाप्त हो गया था। अभी इनको क्या बनाया गया? भारत पे के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इनको बनाया गया। भारत पे के बोर्ड अध्यक्ष इनको बनाया गया है। अब मास्टर कार्ड क्या है? दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा क्या है? यह भुगतान प्रसंस्करण है, सबसे बड़ा भुगतान प्रसंस्करण निगम है ये। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यह अमेरिका में है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? अमेरिका में है। नाउ अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। फर्स्ट है सरकार 31 वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी जीएसटी एपीलेट ट्रिब्यूनल, इसका क्या कर रही है? इस पीठ की स्थापना कर रही है। ध्यान रखिएगा कितनी की कर रही है? 31 की कर रही है। यूपी में 3 है, यूपी में 3 बेंच इसकी स्थापित होगी, क्योंकि टोटल कितना दिया है? 31 दिया गया है। यूपी में 3 बेंच स्थापित होगी। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि और कहाँ कहाँ किया जा रहा है। गुजरात आप लिख सकते हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है आपका, महाराष्ट्र, कर्नाटक हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान भी है, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया आपका, यूपी हो गया, राजस्थान, कर्नाटका, यूपी। इसके अलावा और आप बोल सकते हैं और कहाँ किया जा रहा है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान। यूपी में 3 है। ओके, यूपी में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 3 है। यूपी में 3 बेंच स्थापित होगी। बाकी गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु भी है। तमिलनाडु में भी इसकी जो बेंच स्थापना की जाएगी। टोटल कितने हो गए? तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पर कितने हैं? 2-2 बेंच स्थापित किए जा रहे हैं। यहाँ पर 2-2 बेंच जो है ये स्थापित किए जा रहे हैं। 2-2 बेंच स्थापित किए जा रहे हैं। 2-2 बेंच है। यूपी में 3 बेंच है, बाकी जगह यहाँ पे 2-2 बेंच की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट है फिल्म फेयर पुरस्कार विजेता लीना कुमार ने आत्म साक्षात्कार पर अपनी पहली पुस्तक का विमोचन किया। और इस पुस्तक का नाम क्या था? इस पुस्तक का नाम क्या था? ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड। द ऑटोबायोग्राफी
ऑफ गॉड, ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड। इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है लीना कुमार ने किया है, लीना कुमार ने। और इस पुस्तक में क्या मेंशन है? तो आत्म साक्षात्कार पर अपनी पहली पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पीएम मोदी ने 6400 करोड़ का क्या किया है? इससे भी अधिक की रेलवे परियोजनाओं को इन्होंने क्या क्या आरंभ किया है, या उसके लिए इतना बजट तैयार रखा है। कितना? 6400 करोड़। इसके अलावा 50 बेड्स वाले, कितने हैं? 50 बिस्तरों वाले या बेड्स वाले क्या कर रहा है? बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक, ध्यान रखिएगा, क्रिटिकल केयर ब्लॉक की भी स्थापना की गई है, क्रिटिकल केयर ब्लॉक। इसके अलावा कितने जिलों में? 9 जिलों में। कितने? 9 जिलों में, 9 डिस्ट्रिक्ट्स में। इसके अलावा 1 लाख आपका सिकल सेल जो परामर्श कार्ड भी जारी किया जा रहा है, 1 लाख सिकल सेल परामर्श कार्ड को भी वितरित किया जाएगा। ये सारे जो पॉइंट्स इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? यह 13वां देश बन गया है, 13वां देश। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। विशाखापट्टनम बंदरगाह कार्गो हैंडलिंग में किस स्थान पर है? यह 3रे स्थान पर है। कार्गो हैंडलिंग में 3रा स्थान पर कौन है? विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है, यूपी सरकार ने एक विशेष गिफ्ट डीड योजना शुरू की है, यानी सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए और संपत्ति को लेकर के जो पारिवारिक विवाद होता है उसके लिए इसको आरंभ किया गया है। कीमतों में बढ़ोतरी के बीच केंद्र ने गेहूं के स्टॉक सीमा पर रोक लगा दी है और कितना से कितना घटा दिया है? 3000 मेट्रिक टन से उसे घटाकर 2000 मेट्रिक टन पर लाया गया है। आईसीसीआर ने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया गया, और कब किया गया? 15 सितंबर को। इसलिए, और 15 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में। तो इसे यानी वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में भी जाना जाता है। किसके द्वारा है यह? आईसीसीआर यानी क्या हो जाएगा आपका? ICCR भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। ओके, ये ध्यान रखिएगा। और वैशाली जो है आपका दुनिया का पहला गणतंत्र, इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, दुनिया का पहला गणतंत्र कौन सा है? वैशाली रहा है। कैबिनेट के द्वारा ई कोर्ट परियोजना के चरण 3 को मंजूरी दी गई है कैबिनेट ने, क्योंकि पेपरलेस बनाना है। क्या करना है? पेपरलेस बनाना है। किसको? ई कोर्ट परियोजना को। चरण 3 को भी मंजूरी दे दी गई है। कितने करोड़ का होगा ये कितने करोड़ का होगा? बता चुकी हूँ क्लास में, 7210 करोड़। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने गुजरात विधानसभा के राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा डिजिटल हाउस परियोजना का शुभारंभ किया गया है। डिजिटल हाउस यानी इसे भी क्या करना है? पेपरलेस बनाना है। नेक्स्ट है, कुलदीप यादव सबसे तेज 150 वनडे विकेट लाने भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में चलते हैं, देखते हैं क्या है। नेस्कॉम ने किसे अपना चेयरपर्सन नियुक्त किया है? राजेश नाम्बियार को। राजेश नाम्बियार। देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन एमपी में किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया है। किस एम्स ने दवाओं, टीकों, सांप-रोधी जहर की आपूर्ति ड्रोन से करने का फैसला लिया है? एम्स पटना ने। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक फायर ऑन द गैंग्स का विमोचन किया गया है? राधिका अयंगर। भारतीय खिलाड़ियों के साथ हंगजो एशियाई खेलों का ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बना है? अमूल बना है, अमूल। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या है। IEPFA यानी इन्वेस्टर एजुकेशन, ये क्या होगा? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड ओके, फंड। IEPFA ने कहाँ अपना स्थापना दिवस मनाया है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, किसने मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला है? श्याम सुंदर गुप्ता ने। कौन 3 साल के लिए IESF सदस्यता समिति में चुने गए हैं? लोकेश सूजी। नेक्स्ट है, हेमलेस प्ले ने यूपी में कहाँ अपना पहला स्टोर खोला है? तो वह लखनऊ में खोला गया है। कौन ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 को प्रायोजित करेगा? महिंद्रा कर रहा है। किसने UGC द्वारा मालवीय मिशन का शुभारंभ किया है? धर्मेंद्र प्रधान।
जो कि कौन है, शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट है, किसने नई दिल्ली में किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। और ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, आते हैं आज के एमसीक्यूज पर, देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। फिच के द्वारा भारत के फाइनेंशियल ईयर 24 विकास पूर्व अनुमान को डैश पर बरकरार रखा गया है, जो मुद्रास्फीति जोखिम को दर्शाता है। ऑप्शन दिया गया है 5.8%, 6.3%, 6.9%, 7.4%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6.3%। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब घोषित किया था, 1992, 1994, 1996, 1998। तो कब किया था इसे, 1996 में किया था। कब किया था, 1996 में। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने पत्रकारों और साहित्यकारों को भारतीय भाषा सम्मान 2023 प्राप्त हुआ है, 21, 18, 15, 28। तो कितनों को दिया गया है, तो 18। बी इज योर राइट आंसर, बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रजनीश कुमार को डैश का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, रजनीश कुमार को मास्टर कार्ड, वीजा, रुपे, पेयू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मास्टर कार्ड, मास्टर कार्ड का। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सरकार के द्वारा देश भर में स्मार्टफोन पर संदेश भेजकर एक आपातकालीन चेतावनी प्रणाली का परीक्षण किया गया है, सही है। दूरसंचार विभाग के द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से आपदाओं के दौरान आपातकालीन संचार बढ़ाने के लिए परीक्षण कर रहा है। तो सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, सी, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो, दोनों आपके सही है, ये दोनों सही है। सी इज योर राइट आंसर, सी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तमिलनाडु सरकार ने 15 सितंबर को कांचीपुरम में महिलाओं के लिए डैश मासिक सहायता योजना शुरू की है। ऑप्शन ए 1000, 1500, 2000, 2500। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1000। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गृह आधार योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत। इन्होंने क्या किया है, गृह आधार योजना की शुरुआत की है। सेकंड स्टेटमेंट है, किसानों को सशक्त बनाने के लिए गृह आधार योजना शुरू की गई। तो किसानों के लिए नहीं है, या महिलाओं के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही है, इसमें केवल एक सही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या है। प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, राहुल नवीन, अजय कुमार, सुनील कुमार मिश्रा, अजीत पटेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राहुल नवीन। और इन्होंने किसका स्थान लिया है, संजय कुमार मिश्रा। किसका है, संजय कुमार मिश्रा का। नाउ कम टू द नेक्स्ट। कृषि सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल यूपीएजी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। कृषि सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल यूपीएजी कृषि मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। इसे अभिनव मंच को कृषि क्षेत्र में डेटा प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किया गया है। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, सी, एक और दो, दोनों, डी, ना तो इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा नीति के बेहतर कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से किसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नीति आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, एंड डी केंद्रीय जांच ब्यूरो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैग। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, सी। किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 148, कैग आर्टिकल 148, ध्यान रखिएगा। नाउ तो आज की क्लास में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट इश्यूज देख लिए, मुद्दे देखे, वन लाइनर फैक्ट्स को हम लोगों ने देखा, एमसीक्यूज देखा। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करके जरूर एक बार पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।